मेरा नाम नदीम खान है और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एपीसीआर एक ह्यूमन राइट बॉडी या सिविल राइट ग्रुप्स है। मैं उसका नेशनल सेक्रेटरी हूँ। तो मेजर कंसर्न हमारा इस समय देश में जो 3 कानून पास किए गए हैं उस पे है। हम सबको मालूम है अंग्रेजों के समय इसी तरह का कानून पास किया गया था, उसको रॉलेट एक्ट कहा गया था और उसमें पुलिस को ये आज़ादी दी गई थी कि वो बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी मुकदमे के लोगों को जेल में रख सकती है और इसके खिलाफ पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और उसके बाद ये सबसे बड़ा काला कानून जिसको हम लोग कह रहे हैं वो लागू किया गया या पार्लियामेंट से पास किया गया जब अपोजिशन के 145 पार्लियामेंट्रियंस को सस्पेंड कर दिया गया था। अब इस कानून में सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी आरोपी को, अपराधी को नहीं, आरोपी को अपराध सिद्ध होने से पहले किसी पर आरोप लगाए जाए तो उसको हथकड़ी पहनाने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें यह कहा गया कि रेयरेस्ट की पोजीशन में, यानी कि 1% से भी कम पोजीशन पर अगर जरूरत पड़े तो पुलिस हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन 99% सुप्रीम कोर्ट के केसेस में यह मना किया गया कि पुलिस को हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह कानून हथकड़ी लगाने का अधिकार देता है। अभी तक किसी भी केस में 15 दिनों तक पुलिस अपनी कस्टडी में लोगों को रख सकती थी, यानी किसी पर आरोप लगता है तो 15 दिनों के अंदर तक वो रखती थी और उसके बाद वकील बेल अप्लाई करते थे। अब इसको 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है, यानी कि जैसे ही कोई आरोपी निर्दोष है या आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए उस पर और उसकी जमानत की याचिका कोर्ट पे डाली जाएगी तो पुलिस उससे कह देगी कि अभी पुलिस जो प्रोसीजर्स था इन्वेस्टिगेशन का उसमें पुलिस रिमांड अभी पूरी नहीं हुई और दोबारा से वो पुलिस रिमांड ले लेगी, तो बेल को लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना दिया गया है। जबकि ये कानून का जो बेसिक मोटिव है वो ये कहता है कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, इसको पूरा रिवर्स कर दिया गया। उसके बाद डिटेंशन, हम सबको मालूम है कि कोई भी आदमी कहीं भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है और उसके सामने हाजिर करना होता है, फिर मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी तय करता है। लेकिन इस पूरे कानून में इतना क्योस है, इतना कंफ्यूजन है कि इसमें पुलिस डिटेंशन का कोई भी टाइम ग्राउंड नहीं लिखा गया, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो उसमें कोई क्लैरिटी इस पूरे मामले में नहीं है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में कोर्ट ने बहुत बार ये बात कही है कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से छेड़खानी होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को जो है वो सबूत नहीं मानते हैं। लेकिन इस नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को सबूत माना गया है, जिससे और उसके साथ साथ पुलिस को बगैर किसी वारंट के आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कोई भी हो, यानी कि आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका टैब है, उसको पुलिस बगैर किसी वारंट के ले सकती है। तो जिसके नतीजे में यह है कि कल को आपने अगर कोई व्हाट्सएप भी फॉरवर्ड किया है तो आपका मोबाइल पुलिस अगर लेती है और उस पर यह बताती है कि इस पे कोई चीज हुई है, कोई अपराध हुआ है, तो आपको वो केस बन जाएगा और आपको निर्दोष होने तक अपने आप को साबित करना होगा, जिसमें जमानत के प्रावधान को बहुत मुश्किल कर दिया गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा, उसके बाद जो आखिरी जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस पूरे केस में, टेररिज्म, आतंकवाद की जो परिभाषा है उसको बहुत वेग कर दिया गया है। या और उसके साथ साथ किसी भी, पहले क्या था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी उसको पूरे देश में आतंकवाद के मामलों पर जांच करने का अधिकार था। उसके अलावा स्टेट्स ने अपने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड या स्पेशल सेल्स बनाए हुए थे जो कोर्ट निर्धारित करता था। लेकिन अब इसमें 2 चीजें करी गई हैं। आतंकवाद की परिभाषा को बहुत ही लाइट कर दिया गया है, यानी कि किसी भी केस को, यानी आपने अगर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी छोटी सी डाल दी तो वो उसको आतंकवाद की परिभाषा के तौर पर ले लिया जाएगा। और लोकल पुलिस को आतंकवाद जैसे सेंसिटिव मामलों की जांच का अधिकार दे दिया गया है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये पुलिस को इतनी पावर दे देता है जिस तरह से, जबकि हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि क्रिमिनल लॉस का काम सिर्फ दोषी को सजा दिलाना नहीं है, बल्कि जो आदमी पकड़ा गया है, आरोपी है, उसके मानव अधिकारों का और उसके अधिकारों की सुरक्षा भी करनी है। और ये बार बार कहा जाता रहा है, जिसपे हमारा पूरा कानून का सिस्टम काम करता है
कि किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारे कुछ दोषी छूट जाए। लेकिन इस पूरे सेटअप में दो चीजें बदली गई हैं। पहले कानून ये कहता था कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि आप निर्दोष हैं जब तक कि आपके ऊपर सजा नहीं हो रही है। लेकिन इस पूरे कानून ने यह बात कह दी है कि आप दोषी हैं जब तक कि आप निर्दोष अदालत से साबित नहीं होते। ये एक बड़ा चेंज। दूसरा कि चाहे 10 निर्दोष को सजा हो जाए लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। तो ये पूरा जो कानून है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। किसी भी जांच जो पुलिस है या एजेंसीज हैं उनके अधिकार क्लियर नहीं करे गए हैं। टेररिज्म को इतना वेग कर दिया गया है जिससे पूरा ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में पुलिस को इतना पावर मिल गया है और इससे इतना कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। हम लोग एपीसीआर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही छुट्टियां वेकेशन बेंच हटेगी और छुट्टियां खत्म होंगी अगले 4 दिनों में, इस काले कानून के खिलाफ, इन तीनों बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं इस कानून के, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो प्रोफेसर साहब ने कही कि 4 जून को जब देश में नए सरकार के रिजल्ट आए उसके बाद से लगातार ये लग रहा है कि माइनॉरिटीज को और स्पेशली माइनॉरिटीज मुसलमानों को पनिश किया जा रहा है कि वो उन्होंने क्यों सरकार के खिलाफ वोट कर दिया या बीजेपी के खिलाफ वोट कर दिया। एक पूरा नैरेटिव इस तरह से बिल्डअप हो गया है और इसमें कोई स्टेट कहीं पीछे नहीं है। हिमाचल में जो घटना हुई जिसमें शामली के रहने वाले जावेद कुरैशी ने कोई फोटो कुर्बानी की डाली जिसमें उनकी दुकान लूट ली गई और जावेद कुरैशी जो शामली में रह रहे थे उनको शामली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। यूपी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और वहां पर उनकी दुकान लूट ली गई और दुकान लूटने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। और मीडिया में सिर्फ चर्चा जावेद कुरैशी की एक दुकान के लूटने की है, लेकिन कुल 18 दुकानें हिमाचल के नाहन में लूटी गई हैं और 11 परिवार वहां से भागकर वापस आ गए हैं जो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं। उसके बाद सहारनपुर के 2 लोग और एक जो शामली का रहने वाला था जिनकी छत्तीसगढ़ में लिंचिंग करी, 2 लोग वहीं ऑन द स्पॉट डेथ किए और एक आदमी बाद में जो है वो जिसकी डेथ जो है वो शामली वाले की डेथ बाद में 1 वीक के बाद हुई। फिर इन लिंचिंग और ये लिंचिंग के केस छत्तीसगढ़ में, झारखंड में हुए, ये लिंचिंग के केस उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुए, फिर बुलंदशहर में अलीगढ़ के बाद हुआ और कल शाम में 2 दिन पहले मुरादाबाद में एक डॉक्टर साहब के साथ में लिंचिंग करी गई और कल शाम में जिसकी खबर आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखी होगी कि शामली डिस्ट्रिक्ट में फिर एक लिंचिंग हुई। तो ये लिंचिंग के लगातार वाकयात इस तरह से हो रहे हैं। हम लोगों ने तमाम केसेस में लिंचिंग के केसेस को डॉक्यूमेंट किया है और 90% केसों में पाया गया है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो ये समस्या है। दूसरा जो महाज खोला गया वो खोला गया बुलडोजर जस्टिस का। मध्य प्रदेश के मांडला में, उज्जैन में और जावरा जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर लगातार बुलडोजर चलाए गए। कहीं कोई बेसिक एफआईआर के बाद लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला दिए गए और बुलडोजर ऐसे चलाए गए कि जावरा में नौशाद और शाहरुख 2 लोगों को अरेस्ट किया गया और उनको जब अरेस्ट किया गया तो उनके परिवार को अंदेशा था और वो अपने मकान के लिए इंदौर हाईकोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया और हम लोग उनके बिहाफ पे इंदौर हाईकोर्ट गए। 12:30 बजे हम लोगों को ऑर्डर हाथ में लगा स्टे का कि कोई भी मकान नहीं गिरना चाहिए, लेकिन पुलिस ने और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बैक डेट की नोटिस चिपकाई घर में, उसका वीडियो डाला और उसके बाद 1 घंटे के अंदर बुलडोजर से मकान तोड़ दिया। अब मकानों की पहली बात तो ये कि अगर बुलडोजर से ही जस्टिस डिलीवर करना है तो अदालतों की कोई जरूरत नहीं, अदालतें बंद कर देनी चाहिए। और अगर आप उसी आदमी को पनिश कर रहे हैं तो जो 2 केसेस मैंने आपको जावरा के बताए उसमें एक आदमी, दोनों लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। जो शाहरुख जो आरोपी है उस आरोपी के मामले में उसकी दादी का मकान था और उसके पिता जो है वो 4 भाई थे और चारों का परिवार उस मकान में रहता था, वो मकान तोड़ दिया गया। नौशाद का जो मकान तोड़ा गया उसके मकान में 3 भाई थे और मकान उसकी मां के नाम था। तो पहली बात तो ये कि आपको बुलडोजर का राइट किसने दिया, एक अपने आप में डिबेट है।
लेकिन अगर आप उसी को भी पनिश करना चाहते हैं तो ज्वाइंट फैमिली में जिसके नाम मकान नहीं है, जो उस मकान में सिर्फ एक आदमी रह रहा है 20 लोगों में से, आप उसको लगातार पनिश कर रहे हैं। फिर इसी की तरीके से लगातार कम्युनल वायलेंस के केसेस हुए। जिस दिन नतीजे आए उसके तीसरे दिन तेलंगाना में हैदराबाद से 1 घंटे दूर मेडक में कम्युनल वायलेंस करे गए। मुसलमानों के जो एस्टेब्लिशमेंट थे, कार के शोरूम थे, मोटरसाइकिल के शोरूम थे, उनके रेस्टोरेंट थे, दुकानें थी, उनको तोड़ा गया, आगजनी करी गई और पुलिस ने दोनों पार्टियों को अरेस्ट किया। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो नॉन मुस्लिम्स अरेस्ट किए गए थे, बल्कि नॉन मुस्लिम हम नहीं कहेंगे, हम उनको राइट विंग के गुंडे कहेंगे, उन लोगों को जब अरेस्ट किया गया तो वहां के जीते हुए सांसद मेडक के जो खुद वकील हैं, उन्होंने 13 लोगों की तुरंत जाके अगले दिन वकील बनकर बेल कराई। बाकी हम लोगों ने नेक्स्ट डे लोगों की बेल कराई, क्योंकि ज्यादातर कम्युनल वायलेंस में इनोसेंट लोग होते हैं और हम सब ये मान के चलते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रूव नहीं होती तब तक हम सब इनोसेंट हैं। जैसा कि हिमाचल वाले मामले में मुजफ्फरनगर की जो लैब थी, उसने 2 दिन के बाद रिपोर्ट दिया कि वो बीफ नहीं था बल्कि भैंस का गोश्त था, जिसकी फोटो थी और जिसके बिहाफ पे उसकी दुकान लूट ली गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। या दूसरी जगह जो गोश्त के मामले हुए, जहां पर मध्य प्रदेश में कई मामले ऐसे हुए जिसमें इनिशियल एफआईआर मुसलमानों के खिलाफ करी गई और बाद में ये रिपोर्ट आई सीसीटीवी फुटेज से कि गोश्त मुसलमानों ने नहीं बल्कि राइट विंग के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने फेंका था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, लेकिन तमाम राज्य सरकारें, चाहे उसमें हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार हो या तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार हो, तमाम सरकारें मुसलमानों को, और जैसा कि ये बताया गया कि जो मास प्रेयर संडे की क्रिश्चियंस की होती हैं, उनकी चर्चेस की प्रेयर में जिस तरह से हमले हुए हैं, ये तमाम राज्य सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो और लार्जली भाजपा की, इन हमलों को रोकने में नाकाम रही हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पहली गतिविधि ये हो कि वो जो तमाम छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं, यानी कि जैसे बंगाल के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, बंगाल में 11 लिंचिंग के केसेस हुए हैं अब तक, जब से नई सरकार चुनकर आई है। 3 दिन पहले भी एक लिंचिंग वहां पर हुई है मुर्शिदाबाद में। तो इन केसेस को मीडिया के दोस्तों के जरिए आम जनमानस पे लाया जाए और उनके साथ साथ दबाव बनाया जाए, और जहां जहां पर कानूनी मदद लोगों को चाहिए उनको हम लोग कानूनी मदद दे रहे हैं और उनके केसेस को देख रहे हैं। और जहां तक नए कानून की बात थी, 3 नए कानून की, एपीसीआर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। उसके साथ साथ हमने तमाम उन राज्यों की सरकारों को भी चिट्ठी लिखी है एपीसीआर की ओर से, जो लोग सैद्धांतिक रूप से इस कानून का विरोध कर रहे हैं, कि आप लोग इस पे अमेंडमेंट की बात करिए और अपने स्टेट में तब तक इंप्लीमेंट नहीं करिए जब तक कि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो जाते हैं, और दोबारा से इन बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी की तरफ और रिव्यू कमेटी की तरफ भेजने की कोशिश करिए। ये जितने भी केसेस मैंने बताए हैं, छत्तीसगढ़ में कोडरमा की जो लिंचिंग हुई, या मेडक का कम्युनल वायलेंस, या पाली का कम्युनल वायलेंस, या राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के कम्युनल वायलेंस, ये सारी रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी है। आप अपने मोबाइल से अगर इसको स्कैन करेंगे तो ये सारी रिपोर्ट्स आपके मोबाइल में आ जाएंगी, जिससे आपको डिटेल मालूम चल जाएगा कि ये जो केसेस के नाम गिनाए गए हैं हमारे प्रेस स्टेटमेंट्स में, उनका डिटेल रिपोर्ट आपके पास मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।